पेपर है और संस्कृत का आप पेपर देने बैठने हैं तो समझिएगा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। व्यापकम पठनम छात्राणाम रुचि वर्धयति। व्यापक पाठ पढ़ते समय छात्रों में रुचि का जो होता है, रुचि वर्धनम यानी रुचि का विकास जो है, अपरिचिता नाम शब्दा नाम अर्थस्य अनुमान करणे पाठे आगतेषु व्याकरण विषयेषु कविता संपाठे आनंदार्थम पाठस्य पठने। अर्थात साथियों, व्यापक पाठ पढ़ने में छात्रों में जो रुचि होती है, कब रुचि होती है? जब पाठ पढ़ने में आनंद आता है। पाठस्य पठने, पाठ पढ़ने में आनंद पूर्वक होता है, यानी व्यापक पठन से छात्रों की रुचि को क्या करती है? बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? आनंदार्थम पाठस्य पठने। छात्रों में पाठ पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए रुचि बच्चों में बढ़ती है। दूसरा प्रश्न है, ये भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, आपका एक नंबर यहीं से पक्का हो सकता है कि शैक्षिक उपलब्धि महत्वपूर्ण रूपेण आवश्यकी भोजनम विद्यालय पाठ पुस्तकानि भाषाई। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यहाँ पे शैक्षिक उपलब्ध का महत्वपूर्ण आवश्यक पूछा जा रहा है, तो शैक्षिक उपलब्ध करने के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यक होता है वह होती भाषा। ना भोजन, ना विद्यालय, पाठ्य पुस्तक। महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए शैक्षिक उपलब्धि के लिए तो भाषा, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम उपलब्धि करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भाषा सबसे ज़रूरी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रभावी रूपेण बालाः लेखनस्य अधिगमनम करिष्यन्ति यदा। यानी जो है प्रभावी के रूप में बालुओं में लेखन अधिगम में कब जो है करना चाहिए? लेखम छात्राः शिक्षा कात्याज्ञापनेन स्वीकुर्वन्ति लेख्यं छात्राणां संदर्भानुकूलं सार्थकं च भवन्ति भवे। शिक्षकस्य संदर्भानुकूलं संस्कृतिपरकं च लेख्यं भवति। आनंदपूर्वक अगर किसी प्रश्न को पढ़ा जाए तो सभी लोग जानते हैं वह प्रश्न भूलता नहीं, क्योंकि ये संभावित प्रश्न है। तो प्रभावी रूप से बालकों में, बालक बालिका में लेखन का अधिगमन का अगर करते हैं, कब किया जाता है? जब लेखम छात्राणां संदर्भानुकूलम सार्थकम च भवति। अर्थात बालिका के लेखन कौशल का अधिगम जो है कब होता है? संदर्भ के अनुसार अगर सार्थक होता है तभी करना चाहिए। ठीक है, जब अधिगम प्रभावी कब होता है? जब लेख का संदर्भ छात्रों के अनुकूल और सार्थक होता है, तभी वह प्रभावी होता है। अगला प्रश्न, ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अधोलिखिते से किम परिणाम उपगामस्य प्रतिफलम नस्ति। यानी नहीं नस्ति वाला है, जैसे आप हिंदी में नहीं वाला आता है, इसमें नस्ति दिया गया है। ठीक है, तो अधोलिखित यानी इनमें से कौन जो है परिणाम उपगमस्य प्रतिफल नहीं होता है। तो परिणाम उपागम का प्रतिफल क्या नहीं होता है, यानी ये जानना जरूरी है कि परिणाम उपागम का प्रतिफल क्या क्या होता है। तो एतत् अत्यंत शिक्षक केंद्रितम् अस्ति, एतत् व्यवहारवाद उपागम आधारितम् अस्ति, एतस्य लक्ष्यम् अंतिम प्रस्तुत परि अस्ति, एतस्य लक्ष्यम् विचाराणाम उत्पत्तौ अस्ति। तो इनमें से अगर हम यहाँ पे देखें कि परिणाम उपागम का जो प्रतिफल होता है वह एतत् अत्यंतम शिक्षक केंद्रित अस्ति। अगर सबसे दिए गए विकल्पों में परिणाम में उपागम में शिक्षक केंद्रित होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। व्यवहार उपागम के धारिता होता है, ये भी हो जाएगा। लक्ष्यम अंतिम प्रस्तुत प्रत्युरम अस्ति, ये भी हो जाएगा। लेकिन एतस्य लक्ष्यम विचाराणाम उत्पत्तौ अस्ति, तो विचारों के उत्पत्ति की अगर बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं यह प्रतिफल नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि परिणाम के उपागम में, प्रतिफल में, लक्ष्य में विचारों की उत्पत्ति नहीं होती है। बाकी परिणाम के उपागम में, प्रतिफल में यह उपागम शिक्षक केंद्रित होता है, व्यवहारवाद पर आधारित उपागम होता है और लक्ष्य के अंतिम प्रस्तुति के ऊपर भी निर्भर और सम्मिलित होता है। लेकिन आपका लक्ष्य में विचारों की उत्पत्ति आपकी नहीं होती। तो दो प्रकार से हम यहाँ पे प्रश्न कर चुके हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। प्रक्रिया उपागम अनुसारम निम्नलिखितेषु कस्य उपयोगैः लेखन कार्यस्य आरंभ काले शिक्षकेण न क्रियते। ये भी संभावित प्रश्न। इन्हीं प्रक्रिया उपागम के अनुसार देखा जाए इनमें से कौन सा उपयोग जो है लेखन कार्य के आरंभ में शिक्षकेण न क्रियते, शिक्षण नहीं किया जाता है। यानी आपको लिए जानना जरूरी है कि प्रक्रिया उपागम में का उपयोग करते समय लेखन कार्य के आरंभ में क्या पहले किया जाता है।
विचार मंथन, टिप्पणी लेखनम, प्रारूप लेखनम या संशोधनम। देखिए विचार मंथन भी करेंगे, प्रारूप लेखन भी करेंगे, संशोधन भी करेंगे, लेकिन टिप्पणी लेखन शुरू में नहीं करते। टिप्पणी लेखन कब होता है? बाद में होता है। तो प्रक्रिया उपागम या प्रक्रिया उपागम अनुसारम निम्नलिखितेषु टिप्पणी लेखनम उपयोगै लेखनकारस आरंभ काले शिक्षकेण न क्रियते। तो टिप्पणी लेखन आरंभ में नहीं किया जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मोहन बाल्यकालात् संस्कृति वदन्ति आवगच्छति सह कदापि विद्यालयं न गच्छति उदाहरण अस्ति। अर्थात साथियों, मोहन बाल्यकाल में ही संस्कृत बोलने लगा है और उसको संस्कृत आता है, तो सह यानी वह कदापि विद्यालय न गच्छति, वह कदापि विद्यालय नहीं गया। यह उदाहरण कौन सा हो जाएगा? भाषार्जन का, भाषायाम आसक्ततई का, मोहनस्य प्रतिभा का या भाषा अधिगमनस्य का। तो मोहन जो है बाल्यकाल से संस्कृत बोलता है और उसको संस्कृत आ रही है, तो कहीं ना कहीं यह जो उदाहरण होगा वह विद्यालय नहीं गया है, फिर भी यह भाषार्जन का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषार्जन जो पहले से ही बोल रहा है, सुन रहा होगा, जो घर के वातावरण में होता है उसी को मातृभाषा में बोला जाता है। तो मातृभाषा में जो बच्चा समझता है, चीज़ें करता है, वही समझ पाता है, वही बोलता है, ठीक है। तो वातावरण बहुत ज़रूरी होता है हमारे परिवार, हमारे समाज का। जो भाषा बच्चा सुनेगा, देखेगा बचपन में, वही सीखेगा, बोलेगा, वही उसकी मातृभाषा कहला जाती। अगला है प्रदत्त विषय अधिकृत यदा छात्राय एकाम लघु कवितायाम रचितुम निर्देशी तदाशय। प्रदत्त विषय के अधिकृत में ये छात्र जो है एक लघु कविता का रचना करता है और तदाशय तो वह क्या सृजनात्मक चिंतन कर रहा है, समानुभूत चिंतन कर रहा है, सहानुभूत चिंतन कर रहा है या सांस्कृतिक चिंतन कर रहा है। देखिए प्रदत्त विषय अधिकृत में जब बालक एक लघु कविता का रचना के साथ निर्देशित करता है तदाशय, तब वह जो है सृजनात्मक चिंतन हो जाए, क्रिएटिव थिंकिंग हो जाए। क्योंकि कि रचना की रचितुम मतलब कहीं ना कहीं क्रिएटिव उसका माइंड जुड़ा हुआ है। तो रचना से संबंध क्रिएटिव से हो जाता है कि कविता रचना करने का निर्देश अगर दिया जाता है उसको, तब शिक्षक द्वारा जो है छात्रों के सृजनात्मक चिंतन का आकलन किया जाता है। इस प्रकार का वैसे चीज़ें करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और संस्कृत ही ऐसा लैंग्वेज होता है जो हिंदी से 50% मिलता है, हम अर्थ समझ जाते हैं। अगला है, राष्ट्रीय पाठचर्या के फ्रेमवर्क 2005 इत्येन स्वीय विचार स्वीकृति। मानवतावाद है, व्यवहारवाद है, रचनावाद है या संज्ञान आत्मिक सिद्धांत है। तो आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 है, इसमें जो स्वीय विचार की स्वीकृत दी गई वह रचनावादित है। क्या हो जाएगा? स्वीय विचार ही है, रचनावादित स्वीकृत है। रचनावाद को जो है स्वीकृत किया गया है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर वाला है। अगला प्रश्न है, बालस्य जीवनस्य विषये महत्वपूर्ण घटना नाम विषये शिक्षकै अवलोकनं करोति तेषां परे वर्णात्मक अभिलेखनम चा करोति किम तत् कथते। इसको क्या बोला जाएगा? देखिए जब बालक जीवन के विषय में महत्वपूर्ण घटना का विषय जो है शिक्षक अवलोकन करते हैं, तेषाम ऊपरी, इस पर सारे, इसके बाद जो है वर्णात्मक अभिलेखन भी करते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? देखिए अगर कोई भी बालक बालिका विद्यार्थी शिक्षार्थी जीवन के विषय में महत्वपूर्ण घटना का विषय का अगर शिक्षक अवलोकन करते हैं और उस पर अभिलेखन की भी बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है उपख्यात्मक अभिलेख। क्या बोला जाएगा? उपख्यात्मक अभिलेख। देखिए उपख्यात्मक जो अभिलेखन होता है, ये घटनाओं के विषय में, बालक के जीवन के विषय में, महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में शिक्षक अवलोकन करते हैं और इसके ऊपर वर्णनात्मक अभिलेख लिखता है। तो शिक्षक यह क्रिया क्या कहलाएगी? उपख्यानात्मक अभिलेख के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये समझना है, हर एक क्वेश्चन के अर्थ को समझना है। अगला है, अधो लिखतेषु किम सफल संभाषणम गतिविधि लक्षणम स्यात्। इनमें से सफल संभाषणम गतिविधि लक्षण बोला जाएगा। बालानां सहभागे विस्मत सह गतिविधि येन बालानां कृते वार्तालापं कर्तुम अवसरः लभ्यते केवलं लक्ष्य भाषायां वार्तालापं कर्तुम छात्रेभ्यः अवसर दीयते, या कह सकते हैं कि कक्षायां प्रबंधे प्रभावं स्थापयितुं ध्यान आकर्षणशील छात्रेभ्यः अधिकं वार्तालापं कर्तुम अनुमति देते।
देखिए प्रश्न को पहले समझिए कि सफल संभाषण गतिविधि लक्षण का अगर बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं वैसा गति ये जो गतिविधि होगी बालकों के वार्तालाप कर्तुम अवसर लभते। ठीक है, तो इनमें से सफल संभाषण यानी संभाषण मतलब क्या, तो बोलने की जो गतिविधि होती है यह लक्षण किसका हो जाएगा, स गतिविधि एन बाला नाम कृते वार्तालाप कर्तुम अवसर लभते। जब बालकों में वार्तालाप बोलने का अवसर दिया जाएगा या संभाषण गतिविधि लक्षण साथ वार्तालाप कर्तुम अवसर लभते, जितना ज़्यादा अवसर उसको बालक को दिया जाएगा वह संभाषण गतिविधि उतनी ही उस बालक की अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो वह सफल संभाषण गतिविधि कहला जाती है। अगला वाइगोस्की महोद अनुसारम भाषायाः अधिगमनार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम घटनम। वाइगोस्की के महोदय के अनुसार भाषा अधिगम का सर्वतो मतलब सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, सामाजिक भाव विनिमय, पाठ्य पुस्तक, वेतार यंत्रम या शब्दकोश ही है। तो सभी लोग जानते समझते हैं वाइगोस्की का चाहे हिंदी पेडागॉजी हो संस्कृत पेडागॉजी हो, इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो वाइगोस्की महोद अनुसारम भाषाया अधिगमनार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम जो घटक हो जाएगा वह सामाजिक विनिमय हो जाएगा, सोशल इंटेक्शन की बात की जाती है, जिससे में आदान प्रदान की बात आती है, भाषाओं का आदान प्रदान भी होता है। अगला है अधिगमनार्थम अधिगम अंतर्गतम विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्च स्तरीय चिंतनेन संबंध है। देखिए अधिगम के अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनमें से कौन सा क्षेत्र उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित होता है, स्मरणात्मक, अवबोधनात्मक, मूल्यांकनात्मक या अनुव्यवहारात्मक। देखिए अधिगम के अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनमें से जो क्षेत्र उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित होता है वह क्षेत्र कहलाता है मूल्यांकनात्मक। क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पठनस्य का अवस्था छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन सह नवीन अधिग्रहित इस ज्ञानस्य तथा च कक्षायाः बहिः जगतः संबंध स्थापने सहायतम करोति। अर्थात पठनस्य का अवस्था, पढ़ने की वह अवस्था जिसमें छात्र जो है पूर्व ज्ञान के साथ साथ नवीन ज्ञान ग्रहण करता है, और कक्षा में बही जगत यानी बाहर की जो जगत के संबंधी स्थापना सहायता करती है, यानी बाहरी जो जगत होता है, समाज जो बाहरी वातावरण होता है उस पर संबंध स्थापना के लिए सहायता होती है। तो वह पूर्व पठनम होगा, मध्य पठनम होगा, पठनात् पूर्वम होगा या पारे पठनम हो जाएगा। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए। देखिए पठन का वह अवस्था जिसमें छात्र पूर्व ज्ञान के साथ साथ नवीन ज्ञान के साथ साथ कक्षा में बाहर के जगत की संबंध स्थापना में सहायता करती, तो वह पारे पठन हो जाएगा, पोस्ट रीडिंग जिसे बोला जाता है। कौन होगा, पोस्ट रीडिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि पठन की जो परिपठन होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पठन की जो आपके परिपठन होती है अर्थात पढ़ने के बाद की अवस्था छात्रों के पूर्व ज्ञान के द्वारा वह नवीन ज्ञान के अधिग्रहण तथा कक्षा के बाहर के जगत के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। वह पठन की परिपठन होती है, पढ़ने के बाद की अवस्था को ही परिपठन बोला जाता है। अगला है कि ज्ञानवाद सिद्धांतानुसारम बालाय भाषायाः अधिगमनम प्रभाव रूपेण कुर्वन्ति यदा। अर्थात ज्ञानवाद सिद्धांत के अनुसार बालकों में भाषा अधिगम का प्रभावी रूपेण कुर्वन्ति यदा, कब प्रभावी रूपेण हो सकता है, कक्षा शिक्षकस्य नियंत्रण स्यात् तथा च सह छात्राणां कृते अधिगम अवकाशम ना देते, यानी कक्षा में शिक्षक नियंत्रण के साथ जो है बच्चों को पढ़ाएं और छात्रों में अधिक से अधिक अवकाश नहीं देना चाहिए, यानी बच्चों को छुट्टी नहीं देना चाहिए। व्याकरण से नियमान कंठस्थीकरण छात्रों पुरुषत्व, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन देना, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। कृष्ण फलकात छात्रायाः स्पष्ट उत्तराणि लिखन्ति, कृष्ण फलक में बच्चों को जो है स्पष्ट उत्तर लिखने के लिए बोलना। या विभिन्न कौशल आधारित कार्येषु गतिविधि च सहभागम ग्रहीतुम शिक्षकै छात्रां प्रोत्साहति। ये हमें सही लग रहा है कि कहीं ना कहीं विभिन्न कौशल आधारित जो कार्य होते हैं, जो गतिविधि होती हैं, और उनके साथ जो सहभाग के साथ साथ शिक्षक जो है छात्रों को प्रोत्साहन करना चाहिए, ये सही दिया गया है। क्योंकि ज्ञानवाद सिद्धांत के अनुसार बालक भाषा अधिगमन की बात करेंगे प्रभावी रूपेण, तो वह हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ज्ञानवादी सिद्धांत यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके अनुसार बालक भाषा का अधिगम प्रभावी रूप करता है, और जब विभिन्न कौशलों पर आधारित कार्यों और गतिविधियों में सहभागिता ग्रहण करने के लिए जो है शिक्षक
छात्रों को प्रोत्साहित कर रहा है। तो अगर शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहन कर रहा है वह पॉजिटिव ऑप्शन हो जाता है। अगला उत्तम श्रोता है। उत्तम श्रोता कौन होता है? कथम शब्दस्य कथनम भवति इति ज्ञातुं शक्नोति, कथम भावनायाः उपयोगैः भवति इति अभिज्ञातुं शक्नोति, पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियायां दातुं शक्नोति, प्रत्येकं शब्दस्य समुचित उच्चारण कर्तुं शक्नोति। देखिए उत्तम श्रोता हम किसको बोलेंगे? उत्तम श्रोता हम उसी को बोल सकते हैं जो पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति, जो प्रश्न के उचित प्रतिक्रिया दे देता है उसी को ही हम उत्तम श्रोता बोलते हैं। ठीक है, अर्थात उत्तम श्रोता जो होता है प्रश्न के प्रश्नों की उचित प्रतिक्रिया देने में समर्थ हो सकता है या समर्थ होता है। चलिए ग्रामर व्याकरण के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्वरात्रयः यह समास है। सर्वरात्र में क्या कौन सा समास हो? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी समास या कर्मधारय समास? सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। तो सर्वरात्रयः में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वरात्र में समास कर्मधारय समास। समास प्रत्यय उपसर्ग, ठीक है, मूल शब्द और आपके कहाँ कथन हो गए, ये सारे पूछे जाते हैं। आपके अपठित गद्यांश के शब्दों से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो प्रिय सार्विका है समास है। तो प्रिय सार्विका में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो सभी लोग जानते हैं प्रिय सार्विका है किसको बोला जाता है? बहुव्रीहि समास होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सभी लोग बताइएगा? प्रिय सर्पिका है, बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल दिया गया है। अगला जो प्रश्न है कि रामऊ यह समास है, तो रामऊ में कौन सा समास होगा? तो रामऊ किसको बोला जाता है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। सभी लोग बताइए रामऊ में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे द्वंद्व समास की बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हार्यो रूप निष्पन्न होता है, यानी हार्यो रूप का निष्पन्न क्या होता है? द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन होगा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन होगा या पंचमी एक वचन होगा। देखो हार्यो में रूप जो निष्पन्न होता है तो हार्यो को हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और द्विवचन कहलाएगा। रामे रामयो रामायाम पढ़ा होगा ना आपने, तो रामयो कौन सा हो जाएगा? द्विवचन की बात करते। प्रथम वचन, द्विवचन और बहुवचन तीन प्रकार के सभी लोग जानते होते। अगला है गौ रूप ही निष्पन्न होता। अब गौ रूप के हमें बताना क्या होगा? द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन या पंचम। एक आना ही आना है विभक्ति से। तो गौ रूप में अगर विभक्ति पूछा जा रहा है तो गौ में प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, क्योंकि रामऊ शब्द होता है और यह एक वचन कहलाएगा। प्रथमा विभक्ति का एक वचन गौ। मुनीम रूप निष्पन्न होता है। मुनीम रूप में कौन हो जाएगा? तो मुनीम रूप में यह द्वितीय विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा। मुनीम क्या है? बहुवचन में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना, समझना और फीडबैक करना है। अगला मासे दो पक्षौ भवतः रूप निष्पन्न होता है। मासे दो पक्षौ भवतः, तो मासे दो पक्षौ भवतः मतलब क्या हो जाएगा? भवतः दिया गया है इसलिए वर्तमान काल में आ जाएगा। इसके बाद है कि मूल शब्द में जुड़े प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? आवश्यकता यहाँ पे दी गई है। अब इसमें विकल्प में प्रत्यय बताना है, तो आवश्यकता में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं आवश्यक धनता, तो आवश्यकता हो जाएगी। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, इजली भी ग्रामर प्रश्न आते हैं क्योंकि अपठित गद्यांश पद्यांश से ही शब्द लिए जाते हैं। अगला दिए गए शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? संवेदना। अब संवेदना में कौन सा प्रत्यय हुआ है सभी बताइए? तो संवेद धन्ना, संवेद धन्ना। तो सम यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सम प्रत्यय हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है संधि का अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताइएगा संधि का अर्थ क्या होता है? दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनने को ही संधि कहते हैं। क्या सही है? सभी लोग बताइएगा। दो अक्षरों के मेल से तीसरा शब्द बन जाए वही शब्द संधि कहलाती। दो या दो के व्यंजनों को मेल को क्या कहते हैं? समास, संधि, प्रत्यय या क्रिया विशेषण। और ये चार ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपके दो प्रश्न आना ही आना है। संधि, समास, प्रत्यय, क्रिया विशेषण, ये चार टॉपिक्स में 2 से 3 प्रश्न रखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला जो प्रश्न है कि संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कितने होते हैं, सभी लोग बताइए। 3, 4, 5, 2, 1। तो संधि के कुल 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और पूछा जाए कि स्वर संधि के उपभेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के उपभेद 5 होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। समझ गए सभी लोग। अगला प्रश्न है शनैः इत्यस्य किम विलोम पदम मत्रम। शनैः मतलब बार बार, शनैः शनैः धीरे धीरे होता है ना, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे होता है, बार बार नहीं। शनैः शनैः मतलब धीरे। मंदम शक्ति शीघ्रम उच्चैः। तो शनैः का विलोम पत्र क्या हो जाएगा, विलोम पदम। शनैः का विलोम उच्चैः होना चाहिए, क्योंकि शीघ्र हो नहीं सकता है, उच्चैः होगा मेरे ख्याल से। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप लोग भी बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि ईसै तिष्ठति इत्यन्नो मेलनम करोति। अब ईसा तिष्ठति का मेल करके बताना है। ईसै तिष्ठति, ईसो तिष्ठति, ईसा तिष्ठति या ईसस् तिष्ठति, सभी लोग बताइए। तो ईसै तिष्ठति में हमारा क्या हो जाएगा, ईसस् तिष्ठति, क्या हो जाएगा, ईसस् तिष्ठति। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए जानते हैं अगला प्रश्न है, जो कि पेडागॉजी का प्रश्न है कि छात्रैः एका संभाषण कौशलस्य अभ्यासार्थम अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम उपकारकम भवति। छात्र जो है, बालक बालिकाएं जो है, एक संभाषण कौशल का अभ्यास के साथ साथ इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपकारकम हो जाए। कस्यचित् विषयस्य उपरि छात्रैः लघ्वी औपचारिक प्रस्तुतिः करणीया। शिक्षकैः छात्रेभ्यः एकम् उद्देश्यमूलकं सुतलेखं दद्यात्। प्रदत्तानां संकेतानाम् आधारेण छात्रैः कथायाः स्वबुद्ध्या स्वशब्दैः उपस्थानं कुर्वैः या छात्रैः एकस्याः परियोजनायाः उत्तम अभिलेखनस्य। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि छात्र एक संभाषण कौशल का अभ्यास कर रहा है, तो इनमें से सर्वाधिक उपकारकम कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताइए। तो सर्वाधिक उपकारकम में अगर पूछा जाता है तो वह एक ही होता है कि प्रदत्तानाम संकेतनाम आधेरण छात्रैः कथायाः स्वबुद्ध्याः स्वशब्दैः उपस्थानं कुर्वैः। तो पूछा गया है ना सर्वाधिक उपकारकम भवति, तो थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर है। तो ये रहे दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हमने किया। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर रहा, फीडबैक रहा, सभी लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके अवश्य शेयर करना है। बाकी सभी प्रैक्टिस चल रहे हैं, प्लेलिस्ट बना